हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, लास्ट वीडियो मैंने ये करी थी कि आप अपने फॉर्म 16 के बेसिस पे किस तरीके से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो ये भी करी है कि आप बिना फॉर्म 16 के किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस पर्सन की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको बिजनेस की रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है, इसके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए। सो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं कि आप अपनी बिजनेस की रिटर्न यानी कि जो कि आईटीआर 4 होती है, आप आईटीआर 4 खुद किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले गाइज आपको आना होगा incometax.gov.in, जो कि इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पे आना है और इस पे आकर के आपको सबसे पहले करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको आपके होम पेज पे ही यहाँ पे फाइल नाउ का बटन दिख जाएगा। अब यहाँ पे इस एसएससी की पहले से एक बार रिटर्न फाइल हो रखी है, तो यहाँ पे इनको रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, तो हम रिवाइज रिटर्न में जाकर के इसको प्रोसीड करेंगे। रिवाइज रिटर्न के केस में भी सारा कुछ प्रोसीजर सेम होता है, सिर्फ आपको प्रीवियस रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आपको रिवाइज रिटर्न में देना होता है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर पहले से रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ का बटन दिखेगा। अदरवाइज आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और इसके अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको चूज करना है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपका ऑनलाइन मोड आपको चूज करना है, प्रोसीड करना है। अगर आपने पहले इस रिटर्न पे काम कर रखा हो तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट फाइल मिल जाएगी, आप रिज्यूम फाइलिंग पे करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके शुरू से आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको असेसी टाइप चूज करना है कि आप इंडिविजुअल है, एचओएफ या अदर्स है। तो यहाँ पे असेसी जो है इंडिविजुअल है। आपको फॉर्म सिलेक्शन करना है, कौन सा फॉर्म है, तो यहाँ पे आईटीआर 4 होगा। अब गाइज आईटीआर 4 किस पर्सन के लिए होता है तो वो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन कौन सा फॉर्म किन किन पर्सन पे एप्लीकेबल होता है तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप उसे जाकर जरूर देखें। आपके जितने भी फॉर्म रिलेटेड क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, या फिर सेकेंड रीजन ये है कि आपका इन तीन में से किसी कारण से आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके करंट अकाउंट में पिछले साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट्स रहा है। सेकेंड ऑप्शन है कि आपका जो आपने एक्सपेंस है पिछले साल में फॉरेन ट्रैवल पे, आपने फॉरेन ट्रैवल करने में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, या फिर आपका जो बिजली का बिल है पिछले साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा रहा है। तो आप इन केसेस में इन ऑप्शंस को आप चूज करेंगे। और अगर इन सभी ऑप्शंस को छोड़ करके कोई और रीजन है, जैसे आप वॉलंटरली अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ओके करना है और अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आपका आईटीआर 4 है वो आपको 6 टैब के इस फॉर्म में दिखेगा। आपको ये 6 शेड्यूल्स भरने होंगे और उसके बाद आप अपनी रिटर्न कंप्लीट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि फर्स्ट टैब से। तो इस पे करना है आपको क्लिक। अब इस पेज पे गाइज आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी कुछ इस पे दी गई होती है, आपको सिर्फ इसे एक बार चेक करना होता है और उसके बाद आपको जो चेंजेस करने हो तो वो आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका सैलरी इनकम भी है तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। अगर कोई सैलरी इनकम वगैरह नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे कोई सैलरी इनकम नहीं है तो हम सीधे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो रिटर्न है, अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 139(1) यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट वाली ऑप्शन को आप चूज करेंगे। 139(4) होता है बिलेटेड रिटर्न का, यानी कि आपका अगर ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(4) होगा। हमारे केस में जो रिटर्न है हमारी रिवाइज रिटर्न है, तो हमारा जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट 139(5) पे क्लिक हो रखा है। और इसके अलावा अगर आपका कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का केस है तो उस केस में आप लास्ट ऑप्शन यानी कि सेक्शन 119 में आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट चूज है 139(5) का। और इसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आ रखा है तो उसमें आप ये ऑप्शन को इनेबल करेंगे और अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देखेंगे हमारी रिवाइज रिटर्न है, इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली फीड कर चुका है ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आपको ये बताना है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। अब ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है गाइज, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में गाइज आपका जो स्लैब रेट्स हैं वो आपको 6 स्लैब्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जो करंट स्लैब होता है यानी कि जो ओल्ड रिजीम है उसमें आपका जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की जो इनकम होती है
वो आपकी पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है। 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% की रेट से टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे आपको 20% की रेट से टैक्स देना होता है और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का स्लैब लगता है आपके ऊपर। लेकिन न्यू रिजीम में आपकी जो स्लैब रेट्स हैं उनको और ज्यादा बाइफरकेशन इनका कर दिया गया है और ये स्लैब जो है 2.5 लाख के अंतर पे बना दिए गए हैं। यानी कि पहले 2.5 लाख तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, फिर 2.5 से 5 लाख तक आपकी 5% होगी आपका टैक्स रेट। उसके बाद 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5 और 12.5 से 15, इस तरीके से आपके स्लैब्स बना दिए गए हैं और रेट्स भी अकॉर्डिंगली 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से बनाए गए हैं। तो न्यू स्लैब रेट्स बेसिकली आपको तभी चूज करना है जब आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज आप न्यू स्लैब को छोड़ सकते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स का न्यू रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको ऑलमोस्ट आपकी सारी डिडक्शंस वगैरह छीन ली जाती हैं, आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलती। तो अकॉर्डिंगली आप इसको चूज करेंगे और हमारे केस में हमें यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम नहीं चूज करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद ऑप्शन आता है कि क्या ये रिटर्न कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी के द्वारा फाइल किया जा रहा है, तो हमारे केस में ऐसा नो है। और नीचे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट पहले से ही वैलिडेटेड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद गाइज अब बारी आती है सेकंड शेड्यूल की, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो इस पे हमें करना है क्लिक। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सैलरी की एग्जेम्पशंस। अगर आपकी पहले से कोई सैलरी इनकम वगैरह है और आपको कोई एग्जेम्पशंस वगैरह इनमें क्लेम करनी है तो अकॉर्डिंगली आप यहीं पे फीड कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में कोई भी सैलरी इनकम नहीं है तो हम सीधे इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 हेड्स के अंदर इनकम दिखाने के लिए ऑप्शन मिलता है। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और चौथा होता है अदर सोर्सेज। तो इन 4 हेड्स में आप अपनी इनकम दिखाएंगे और यहाँ पे जिस जिस हेड के नीचे आपकी जितनी इनकम आ रही होगी अकॉर्डिंगली आप उसमें फीड करते जाएंगे। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो आप इसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और अपनी सैलरी की डिटेल्स फिल करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ूंगा। हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी कोई डिटेल है तो उसे आप यहां पे क्लिक करके ऐड करेंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स फीड करेंगे। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है तो मैं इसको भी छोड़ने वाला हूं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और जिस पर्टिकुलर वजह से हमें ITR 4 फाइल करनी है। तो ITR 4 बेसिकली गाइस बिजनेस पर्सन से भरते हैं, तो ये कॉलम आपको जरूर फीड करना होगा और इसमें आपको सबसे पहले करना है ऐड डिटेल्स पे क्लिक और उसके अंदर आपको डिटेल्स फीड करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपकी क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है बिजनेस का, दूसरा ऑप्शन होता है प्रोफेशन का और तीसरा ऑप्शन होता है गुड्स कैरेजेस का। यानी कि अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी GTA वगैरह चला रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे फीड करना है। तो हमारे केस में यहाँ पे बिजनेस है हमारा, तो इस केस में हम इस कॉलम को फीड करेंगे। सबसे पहले आपको देना होगा नेम ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना होता है। यानी कि अगर आप जैसे कि आप एक फर्म चला रहे हैं तो आप अपने फर्म का नाम यहाँ पे डालेंगे। अगर आप एक HUF रन कर रहे हैं तो HUF का जो बिजनेस नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। इंडिविजुअल है तो आप अकॉर्डिंगली अपना वो नाम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में जो इंडिविजुअल एसएससी है मैं उनका नाम डालने वाला हूँ बिकॉज वो अपने खुद के नाम में बिजनेस रन करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होता है अपना बिजनेस का कोड, जो भी आप पे एप्लीकेबल होगा उससे आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे हमारी जो सर्विस है वो अदर सर्विसेज में फॉल कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे अदर सर्विसेज क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देना होता है ग्रॉस टर्नओवर, यानी कि आपकी एक साल में आपने कितने की सेल करी हुई है, कितना आपका टर्नओवर रहा है, उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। अब इसमें भी यहाँ पे 2 पार्ट में ये अमाउंट आपको डालना होता है। पहला तो यहाँ पे होता है कि आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कितना पेमेंट रिसीव करा हुआ है, यानी कि आपने बैंक्स के थ्रू या फिर चेक के थ्रू या फिर ECS के थ्रू, IMPS के थ्रू, इन सब जरिए से आपने कितना अमाउंट आपने रिसीव करा हुआ है। और दूसरा होता है कि आपकी कैश सेल कितनी रही है। तो इन दोनों को आप अलग अलग दिखाएंगे। अगर आपके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे आप एक मोटा मोटा कैलकुलेशन ले लेंगे कि आपकी पूरे साल में कितनी यहाँ पे कैश सेल वगैरह रही है और कितनी बैंक्स के थ्रू सेल रही है, और अकॉर्डिंगली आप उतना अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे। तो हमारे केस में हमने ऑलरेडी इनकी कैलकुलेशंस कर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली वो फिगर डालने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले कॉलम में जो होता है आपका जितना भी आपका बैंक्स के थ्रू सेल हुआ होता है उसका 6% या उससे ज्यादा को आप अपनी इनकम दिखाते हैं, और जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे आपका ये जो कैश वाला सेल है उसके 8% या उससे ज्यादा को आप अपनी इनकम दिखाएंगे।
अगर आप 8% से नीचे दिखाते हैं अपनी इनकम तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8% या उससे ऊपर दिखाते हैं तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बैंक्स वाले में जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारी बैंक्स की जो टर्नओवर है वो जीरो है, और कैश वाले में जो हमारी यहाँ पे इनकम है वो है अराउंड 3,50,734। अब यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इसको करेंगे ऐड। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी इनकम देखेंगे आप आ चुकी है। इसके अलावा आपकी अदर सोर्सेज वगैरह में कोई इनकम है तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे अदर सोर्स ऑलरेडी इंसर्टेड है। अगर आपको इसे एडिट करना है या फिर फिगर में कोई चेंज करना है तो आप इसको क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसकी डिटेल वगैरह लिख सकते हैं और इसे आप करेंगे सेव। इसके बाद यहाँ पे आपके चारों शेड्यूल्स में आपने जो डिटेलिंग्स भरनी थी वो भर चुके होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आप करेंगे इसे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका फर्स्ट शेड्यूल पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेकंड शेड्यूल जीटीआई भर चुका है। इसके बाद आपको बताना होगा आपकी एग्जेम्प्ट इनकम्स की डिस्क्लोजर करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपकी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज आपको बताना होता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इसमें आपको मोटा मोटा बताना होता है कि आपके डेटर्स कितने रहे हैं, आपका कैश इन हैंड, आपका बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे रहे हैं, कैपिटल वगैरह कितनी रही हैं, आपको इस फील्ड में यहाँ पे फीड करना होता है। इसके अलावा अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपने तो उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे भरनी होगी। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है तो आप उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे हमारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, इनकी यहाँ पे कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारे ये नीचे के दो कॉलम होंगे वो ब्लैंक रहेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम में आपको डिटेल्स भरना मैंडेटरी होता है। इसलिए यहाँ पे मैं इसे करूंगा ऐड डिटेल्स और यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस फीड करने वाले हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो होंगे जिसपे स्टार ये मार्क होगा वो आपके लिए भरना मैंडेटरी होगा। जरूरी नहीं है कि आप ये सारे कॉलम्स को फीड करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप उन कॉलम्स को लेकिन जरूर फीड करेंगे जहां पे ये स्टार मार्किंग हो रखी होगी, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आपके इन्वेंट्रीज हो गई, डेटर्स हो गए और आपकी कैश इन हैंड हो गया। ये सारी चीजें आपको फीड मैंडेटरीली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इनकी ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बना रखी हुई है जिसके बेसिस पे हम इसको फीड करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इनकी कंप्लीट एक बैलेंस शीट बनाएं और उसके बाद आप इसमें अमाउंट्स फीड करें। आप एस्टिमेटेड बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपकी जितनी भी ये डिटेल्स होंगी आप उसे फीड करेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी जो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हो वो आपके टोटल एसेट्स के बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं देनी होती, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं वो आपको देनी होती हैं। तो ये आप एस्टिमेटेड बेसिस पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सारे फिगर्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी एक तरीके से बैलेंस शीट टाइप की यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा ये आपके टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स यहाँ पे मैच होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम्स फीड करे हैं, आपने यहाँ पे सारे कॉलम्स फीड करे हैं। ये चीज डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये बिल्कुल नहीं जरूरी है कि आप यहाँ पे दोनों कॉलम्स यहाँ पे मैच कराएं। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एस्टिमेटेड बेसिस पे, आपको जरूरी नहीं कि आप बुक्स मेंटेन करें, आप एस्टिमेटेड बेसिस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने फीड कर दी है और इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद गाइज आप देखेंगे यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट टैब आता है टोटल डिडक्शंस का। आपके यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल्स देनी होगी। अब हमारे केस में यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस इनकी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह है तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आपका जो भी सेक्शंस एप्लीकेबल होगा यहाँ पे आप उसे फीड कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दी गई है तो इनमें आपका जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस होगा उसे आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं सीधे इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक समरी सी दिखाई जाएगी। यहाँ पे हमारी कोई रिडक्शंस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टैब आता है टैक्स पेड का। इस पे अब हमें करना है क्लिक। अब यहाँ पे गाइज बेसिकली आपका जितना भी टीडीएस वगैरह कटा होता है, जितना भी टीसीएस कलेक्ट किया गया होता है वो सारी की यहाँ पे डिटेल होती है। अगर आपकी सैलरी से कोई टीडीएस कटा हुआ तो ये वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अदर देन सैलरी का कोई टीडीएस है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई टीडीएस कटा तो होता है लेकिन वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो उस केस में आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसे एडिट पे जाकर के आप अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी अमाउंट वगैरह होंगी उसको आप यहाँ पे फीड खुद कर देंगे, मैनुअली कर देंगे। लेकिन आपको अपना टीडीएस चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है कि आपका टीडीएस कितना रिफ्लेक्ट हो रखा है। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक कर लेना होता है। भले ही आपके पास फॉर्म 16 या फिर 16A अवेलेबल है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे फॉर्म 26AS देखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज 26AS आपको ये बताता है कि आपका कितना टीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है और आप सिर्फ उतना ही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए आप 26AS चेक करेंगे
और अकॉर्डिंगली अपनी यहाँ पे डिटेल्स आप चेंज करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको 26AS दिखाता हूँ कि उसमें आपको किस तरीके से डिटेलिंग चेक करनी है। तो आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, उसके अंदर आपको 26AS का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे करेंगे आप कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS। यहाँ पे आपको चूज करना होगा आपका असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर है 2021-22 और HTML फॉर्मेट में आप इसे क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप गाइस देखेंगे तो आपका ये TDS अमाउंट प्रॉपरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा, किस सेक्शन में काटा गया है आप इसे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी और आपका ये रहा टोटल टैक्स डिडक्टेड और कितना टैक्स डिपॉजिट किया गया है, यानी कि जिस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, आपके यहाँ पे सारे अमाउंट्स जीरो आ रहे हैं। TDS डिडक्टेड और TDS क्लेम्ड जो है यहाँ पे दोनों ही अमाउंट आप देख रहे हैं जीरो आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे मैनुअली चेंज करने वाला हूँ। ये पोर्टल का इश्यू है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके फॉर्म 26AS में ये TDS अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो आप उसे यहाँ आकर के मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फिगर चेंज करके दिखा देता हूँ और उसी तरीके से आप सारे फिगर्स चेंज कर लेंगे। तो मैंने पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रखा है और उसके बाद मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट डिटेल्स के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा आपका टैन ऑफ द डिडक्टर और यहाँ पे आपको बताना होगा अनक्लेम TDS ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि आपका क्या ये TDS ऐसा है जो आप पिछले सालों में क्लेम नहीं कर पाए थे और आप करंट ईयर में क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पूछा जाएगा कि TDS ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपका ये करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का कितना TDS है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि कोई TDS आपका करंट ईयर का है या पिछले ईयर का है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं अपने 26AS से। आप जिस किसी भी आप डिडक्टर की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उस पे यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेट ऑफ बुकिंग और ट्रांजैक्शन डेट दोनों मिल जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ये 2020-21 का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे ये हमारे करंट ईयर का TDS होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे टैन ऑफ द डिडक्टर और उसे आप यहाँ पे मैच कराएंगे कि सेम टैन कौन से डिडक्टर का है। ये टैन जो है आप देखेंगे तो ये रहा वो टैन और ये है HDFC बैंक लिमिटेड का और इन्होंने जो TDS काट रखा हुआ है वो है 7,050 रुपए का। तो इसे आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। तो TDS ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर के कॉलम में आप यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं टोटल अमाउंट 7,050 रुपए। ये आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 7050। आप इसे मैनुअली फीड कर सकते हैं, कोई उसमें घबराने की या डरने की बात नहीं कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ। अगर ये आपके 26AS में आ रहा है तो आप उसे बिना किसी डाउट आप इसे यहाँ पे फीड कर सकते हैं। TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, इसमें भी आप सेम अमाउंट डाल देंगे कि आप पूरा अमाउंट TDS की तरीके से आप क्लेम करना चाहते हैं। और इसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग रिसिप्ट ऑफर्ड, यानी कि जो आपका ग्रॉस अमाउंट वगैरह है उसको आप यहाँ पे फीड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो ग्रॉस अमाउंट है वो 3,52,500 है और ये ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। अब आपको बताना होगा हेड ऑफ इनकम, यानी कि कौन से हेड के अगेंस्ट में TDS काटा गया है। अगर आपका कैश विड्रॉल पे TDS कटा हुआ है तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन चूज करना होगा नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज आपका अगर बिजनेस पे TDS कटा हो तो बिजनेस चूज करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी चूज करेंगे, अदर सोर्स है तो अदर सोर्स आप चूज करेंगे। लेकिन कैश विड्रॉल पे है तो आप लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसे कर देंगे सेव करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अब यहाँ पे एक एक करके सारे अमाउंट को यहाँ पे चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर इसको मैं आगे आपको प्रोसीड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमने फाइनली कंप्लीट डिटेल्स भर ली है, हमारा TDS का टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हम इसको करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो सारे टैब्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टैब बचता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो इसमें हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल आपकी टैक्स की जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो दिखाया जाएगा। 6,361 रुपए का टैक्स बन रहा है और आपका वो रिबेट में कवर हो जा रहा है। तो इसको यहाँ पे हम फाइनली करेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे अब हमने कंप्लीट फॉर्म भर लिया है, सारे टैब्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना रिफंड बन रहा होगा या फिर अगर आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा होगा तो इस पेज पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे हमारा रिफंड बन रहा है 10,650 रुपए का। तो यहाँ पे हम इस चीज को प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्लिक और यहाँ पे आप नीचे आकर के इसे करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब इस पेज पे गाइज आपका जो ITR 4 का फॉर्म है वो आपको कंप्लीट फॉर्म आपको मिल जाएगा। आपको ये सारी चीजें एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मिस ना हो गई हो। सारा कुछ आपको चेक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करेंगे। अब यहाँ पे वैलिडेशन आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपके रिटर्न में कोई एरर वगैरह है तो आपको यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन हमारे रिटर्न यहाँ पे वैलिडेशन का सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन।
अब यहाँ पे गाइज आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे अपना वेरिफिकेशन करने के लिए। आप ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई वाया ITR-V कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फिजिकल कॉपी को आप बैंगलोर के ऑफिस में सेंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप इनमें से 3 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चूज करा है ई वेरीफाई नाउ और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ई वेरीफाई नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप किस तरीके से ई वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आपका आधार OTP आता है तो आप उस केस में फर्स्ट ऑप्शन चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास DSC है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आप EVC जनरेट करके उसके थ्रू भी यहाँ पे वेरिफिकेशन अपना रिटर्न का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार OTP चूज करता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपको इसे अग्री करना है, जनरेट आधार OTP करना है। OTP डाल के कंफर्म करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब आपको यहाँ पे करना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपकी रिटर्न यहाँ पे अब कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है और इसे हमने सक्सेसफुली वेरीफाइड भी कर दिया है। तो जो भी आपका रिफंड वगैरह होगा नेक्स्ट 20 to 25 डेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी ITR एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी देख सकते हैं। कंप्लीट फाइलिंग के बाद गाइज कुछ इस तरीके की आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको मिल जाती है। तो ये थी गाइस कंप्लीट वीडियो कि आप ITR-4 अपना किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। आई रियली होप गाइस कि वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है गाइस तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप अगर अपनी रिटर्न हमारे थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं फ्यूचर में भी ला सकूं। चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।